कंपनी लॉ का पोर्शन कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने दो बातों को डिस्कस किया था। नंबर 1 अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन, और दूसरा हम लोगों ने कहा था कि कैसे रिटायरमेंट होती है और कैसे नया आने वाला अपॉइंट होता है। इससे आगे कल हम लोग नहीं गए थे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको रिवाइज़ करके आएंगे। और रिवाइज़ भी किया होगा गालबन, किया नहीं? शक्ल बता रही है, शक्ल बताती है कि नहीं किया, शक्ल ही बता देती है। आगे चलते हैं। क्या चीज़? बुक ले बाहर से जाके, मैं तो देनी है। आपसे मैंने कहा था कि राइट्स और ड्यूटीज़ आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ के ज़रूर आनी है, तो राइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ राइट्स हैं जो कि कंपनीज एक्ट देता है एक ऑडिटर को। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि एक ऑडिटर के पास ये राइट मौजूद है कि वो तमाम बुक्स एंड पेपर्स को इंस्पेक्ट कर सके, मांग सके, फ्रीली एक्सेस करवा सके। एंड जब हम लोग बुक्स एंड पेपर्स की बात करते हैं, इट मीन्स ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेल्स के तमाम डॉक्यूमेंट्स, परचेज के तमाम डॉक्यूमेंट्स, एक्सपेंसेस के तमाम डॉक्यूमेंट्स, इनकम के तमाम डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको फ्रीली एक्सेस कर सकता है। जो जो चीज़ उसको ऑडिट के लिए चाहिए वो उनसे डिमांड कर सकता है। उसके पास ये राइट मौजूद है कि अगर उस कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस है, पता है ब्रांच ऑफिस किसे कहते हैं? क्या होती है ब्रांच ऑफिस? ब्रांच, हर कंपनी की, हर इदारे की कोई ना कोई ब्रांचेज होती हैं। जिस तरह आप कहते हो कि ये खाड़ी है, कितनी ब्रांचेज हैं? पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं, KFC ब्रांचेस, SBI। तो अगर एक कंपनी की ब्रांच ऑफिसेज हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हर ब्रांच में विज़िट करे, वो मेन ऑफिस में बैठ के, हेड ऑफिस में बैठ के, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के तमाम तरह रिकॉर्ड्स की कॉपीज़ मंगवा सकता है। यस, वो तमाम तर ब्रांच के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अरेंज करवा सकता है, वो मंगवा सकता है। ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो तमाम AGM अटेंड करे, तमाम तर जो जनरल मीटिंग्स हैं वो अटेंड करे, और ना सिर्फ अटेंड करे बल्कि उसकी बात सुनी भी जाए। ही इज़ इंटाइटल्ड टू बी हर्ड एट जनरल मीटिंग, उसकी बात सुननी भी ज़रूरी है। ICAP ने कुछ साल पहले ना यहाँ से एक सवाल निकाला, यहाँ से साल हो गया इस बात को, है ना? हाँ, पिछले से पिछली साल पहले एक सवाल निकाला यहाँ से, और बच्चों ने शायद इसको पढ़ा भी ना हो, मगर ICAP ने पूछ लिया। ICAP पूछ सकता है, जंगल का बादशाह, जहाँ से मर्जी चाहे सवाल लेकर आ सकता है। सवाल क्या था कि बताएं एक ऑडिटर किन किन लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली एक टर्म यूज़ करते हैं, DEF। D बोले तो डायरेक्टर, E बोले तो एम्प्लॉई, और F बोले तो ऑफिसर। ऑफिसर का O मैंने माइनस कर दिया और F को यहाँ पे यूज़ कर लिया बतौर एक्रोनिम। तो एक ऑडिटर किसी भी कंपनी के किसी भी डायरेक्टर से, ऑफिसर से और एम्प्लॉय से वो तमाम इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन डिमांड कर सकता है, डायरेक्टर से भी, ऑफिसर से भी और एम्प्लॉय से भी। फिर कभी कभी लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये एक कंपनी है, कंपनी A, और इस कंपनी A की एक सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी स्मॉल A या कंपनी अल्फ़ा। अगर हम इसको जोड़ के पढ़े ना तो टेक्निकली ये एक ग्रुप है। ये क्या है? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज। कंपनी A और कंपनी अल्फ़ा क्या है? ये ग्रुप है। नॉर्मल रूल ये होता है कि एक ही ऑडिटर अपॉइंट होता है जो कि होल्डिंग का भी ऑडिट करता है और उसकी सब्सिडरी का भी ऑडिट कर रहा होता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि सब्सिडरी का ऑडिटर कोई और हो और होल्डिंग ऑडिटर कोई और हो। अगर ऐसा केस है तो इस कंपनी का जो ऑडिटर होगा ना, होल्डिंग का जो ऑडिटर होगा, उसके पास ये राइट मौजूद है कि वो सब्सिडरी के ऑडिटर से चीज़ों को पूछ सके।
तो कहाँ कहाँ से हम पूछ सकते हैं? कंपनी के डायरेक्टर से, ऑफिसर से, एम्प्लॉय से। अ पर्सन होल्डिंग और अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ बुक्स, अकाउंट्स और वाउचर्स, हर वो शख्स जिसके पास कंपनी के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, अगर वो डायरेक्टर नहीं है, ऑफिसर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, उनसे हटके भी कोई भी शख्स जो कंपनी के रिकॉर्ड्स को अपने पास रखता है, एक ऑडिटर उससे वो तमाम बातें पूछ सकता है। सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में मौजूद सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, ऑडिटर्स, उनसे पूछ सकता है। और सब्सिडरी कंपनी के अंदर हर कोई शख्स जो कि रिकॉर्ड्स को अपने पास रखता है, उससे भी चीज़ें पूछ सकता है। तो पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। शुरू के 2 पॉइंट्स होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए हैं और एंड के 3 पॉइंट्स वही बातें रिपीट करता है सब्सिडरी के वर्ड के साथ। तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, और अगर ये राइट्स उसके पूरे ना हो रहे हों तो हम लोगों ने कल एक टर्म पढ़ी थी, ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट। ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट अगर उसके राइट्स पूरे ना हो रहे हों। नेक्स्ट वी हैव सम ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। इसके साथ कुछ लिखा हुआ है, रीड ओनली, लिख लें। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 के अंदर जाके, अभी नहीं पढ़ रहे। अभी अगर आपने रीड करनी है तो रीड कर लें, मगर चैप्टर 14 जब हम लोग सेंटर में कहीं खड़े होंगे ना 705 के आसपास, तब इसको कंपेयर करेंगे उनके साथ, उन ड्यूटीज़ के साथ। बेसिकली हाँ, ड्यूटीज़ के साथ लिख लें। चैप्टर 14 में एंटर होके उसको वहाँ पे कवर करेंगे हम। इसको फिलहाल पढ़ लेना ताकि कंप्लीटनेस पूरी हो जाए, याद नहीं करना, मगर असल कहानी इसकी समझ आएगी चैप्टर नंबर 14 के अंदर जाके। बेसिकली होता क्या है, आपको चीज़ बताता हूँ। अगर मेरे पास कोई सही वाला मार्कर आ जाए ना, ये सही होता क्या है। जो आपका ऑडिट होता है ना, इसके 2 फ्रेमवर्क्स हैं। एक ऑडिट होता है, या आप कह लेंगे ऑडिट रिपोर्ट बनती है एज पर कंपनीज एक्ट, और एक बनती है एज पर ISAs। कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट होगी उसके अपने कंटेंट्स होंगे, आइज़ा के मुताबिक जो रिपोर्ट बनती है उसके अपने कंटेंट्स होते हैं। मगर हम लोग जो पढ़ेंगे, जो डिटेल में पढ़ेंगे, वो ये वाली है जो कि नॉर्मली अप्लाई भी हो रही होती है एज़ पर आइज़ा। मगर इसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? कंपनीज एक्ट की रिपोर्ट के साथ। ये रिपोर्ट एज सच पूरी की पूरी सिलेबस का पार्ट नहीं है, कंपैरिजन की हद तक है। ICAP नॉर्मली पूछता नहीं है, बट अगर पूछने को आए तो कुछ भी पूछ सकता है। तो चैप्टर 14 इसके बारे में डिटेल से बात करेगा। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। कोई बता सकता है कॉस्ट अकाउंट्स क्या होते हैं? हर वो कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, हर वो कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या जो प्रोडक्शन कर रही हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ एक और तरह के अकाउंट्स बनाती हैं। उनको हम प्यार से कहते हैं कॉस्ट अकाउंट्स। क्या नाम होता है उनका? कॉस्ट अकाउंट्स। कोई मिसाल कॉस्ट अकाउंट्स की, अगर आप लोगों ने CM में पढ़ा है तो CM में पढ़ा, CM में पढ़ा ना? कौन कौन से अकाउंट्स वहाँ पे बनाए आज तक? मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट होता है। हाँ, कौन से होते हैं? उसमें क्या क्या बातें होती हैं? उसके अंदर मटेरियल की बात होती है, मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इस तरह की सारी बैकी बातें हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। हर वो कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या प्रोडक्शन कर रही है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स वो लाजमी अपने बना रही होगी अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल तो बनाने हैं, मगर कॉस्ट के रिकॉर्ड्स भी वो कंपनी अपने मेंटेन करके चल रही होती है। बीइंग एन ऑडिटर, लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास 2 चीज़ों के ऊपर ग्रिप होगी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। इससे हट के
इससे हट के लोग ये समझते हैं कि हमारे पास उस तरह से नॉलेज अवेलेबल नहीं है, और वाकई में ऐसा होता है। हमारी मेन एरियाज कौन से हैं? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। लोग ये कहते हैं कि भाई अगर एक कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना रही है, कॉस्टिंग के अकाउंट्स बना रही है, तो किसी ऐसे बंदे को बुलाओ जो कि इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स को सही से वेरीफाई कर सके, सही से चेक कर सके। सीए तो है ही है, मार्केट सर्च की जाती है तो पता चलता है कि एक और इदारा है, उसको हम प्यार से कहते हैं CMA। शुरू में आई लगा दें, एंड में पी लगा दें। जिस तरह आपका आई कैप है ना, एक और इदारा होता है ICMAP। ये इधर फिरोजपुर रोड पे इसका ऑफिस है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। इन बेसिकली इनका काम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स के ऊपर काम करना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स के ऊपर काम करना। कॉस्टिंग को ये अच्छा एनालाइज करते हैं एज कंपेयर टू CS। इनका मेन एरिया ऑफ एक्सपर्टी क्या है? कॉस्टिंग। तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर एक कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना रही है, उन्होंने रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएंसेस निकाले हुए हैं। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग एन ऑडिटर, आप तो कर ही सकते हो, मगर बेहतर है कि आप एक CMA को बुला के उससे ये काम करवा लो। उसको बुलाओ, उसको अपनी टीम का पार्ट बनाओ, उसको बोलो कि आओ मेरी हेल्प कर दो, और जो वर्किंग आपको वो निकाल के दे, उस वर्किंग को यूज़ करते हुए आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उस वर्किंग को ऐड कर लो। यानी कि उसकी वर्किंग पकड़ो और अपने काम में ऐड कर लो। Where any company or class of companies are required to keep cost accounts, अगर एक कंपनी कॉस्ट अकाउंट्स बना रही है, SCCP में डायरेक्ट ऑडिट ऑफ दोज अकाउंट्स टू बी कंडक्टेड। SCCP चाहती है कि वो अकाउंट्स जो कि एक स्पेसिफाइड मैनर में बने हैं ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हट के हैं। फाइनेंशियल्स क्या है? SOFP, SOCI, SOCF, वो और चीज़ें हैं, कॉस्ट अकाउंट्स और है। तो SCCP ये कहता है कि भाई या तो CA जो मौजूदा है वो कर ले, जहाँ पे वो सारे एरियाज चेक कर रहा है, ये वाला एरिया भी चेक कर ले, और अगर उससे मैनेज नहीं हो पा रहा तो हम अलाउ करते हैं कि आप बाहर से किसी CMA को बुला के स्पेसिफिकली सिर्फ इन स्पेसिफिक अकाउंट्स का ऑडिट करवा सकते हो, कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट करवा सकते हो। कौन? CMA। उसकी भी सेम पावर्स होंगी, सेम ड्यूटीज होंगी जो एक नॉर्मल ऑडिटर की होती हैं। एक कंपनी है, लेट्स से A लिमिटेड प्रोडक्शन करती है शूज़, जूते बनाती है। इस A लिमिटेड ने अपनी फाइनेंशियल तो बनाई होंगी और उसके साथ कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स भी बनाए होंगे। ये फाइनेंशियल्स कौन सी हैं? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इक्विटी, नोट्स, कंपैरेटिव्स, डिस्क्लोजर्स, जो नॉर्मल बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके साथ उन्होंने अपनी फैक्ट्री में मौजूद लेबर के रिकॉर्ड्स भी रखे होंगे, ओवरहेड्स के रिकॉर्ड भी रखे होंगे, रॉ मटेरियल के रिकॉर्ड्स भी रखे होंगे। ये अलग से उनके पास रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे। इसका ऑडिट कौन करेगा? जो मेन ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, जो कि कौन होगा? आपका CA। वो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के लिए अगर आप चाहो तो CMA को अपॉइंट कर सकते हो कि वो आए और आपको स्पेसिफिक इस एरिया के ऊपर काम करके सिर्फ इसी एरिया की रिपोर्ट बना के दे जाए, जो कि आप इस्तेमाल करोगे अपने मेन ऑडिट के लिए। अपने मेन ऑडिट के लिए वो बंदा पूरी फाइनेंशियल्स के लिए नहीं आया, सिर्फ किसके लिए आया? कॉस्टिंग के लिए आया, सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए आया। और इसके पास भी वही पावर्स होंगी जो कि इस मेन ऑडिटर के पास होती हैं। ये बात समझ आई? यहाँ तक क्लियर है? आप इसको आसानी के लिए कह सकते हो कि ये कॉस्टिंग का क्या है?
एक्सपर्ट है। ये कॉस्टिंग का क्या है, आगे जाके एक्सपर्ट के ऊपर हम लोगों ने पूरी एक कहानी पढ़नी है। तो ये कॉस्टिंग का क्या है फिलहाल, एक्सपर्ट। और इसका ऑडिट कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू SECP। इसका फ्रेमवर्क कौन देगा, इट विल बी डायरेक्टेड बाय SECP। ICAP को ये चीज़ भी काफ़ी पसंद है, 2-3 दफ़ा सवाल भी यहाँ से निकाल चुका है कि बताएं कॉस्ट अकाउंटेंट्स कौन होते हैं और कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट कैसे कैसे किया जाता है और उनकी क्या जिम्मेदारी होती हैं। तो ये क्रैमिंग पे ICAP 2-3 दफ़ा टेस्ट कर चुका है, किसी भी टाइम पे वो दोबारा भी टेस्ट कर सकता है आपसे। सर इसके एक तो SSP की रिक्वायरमेंट होगी और बाकी बाकी क्या, मतलब ये कॉस्ट अकाउंट का ऑडिट जो है वो ऑडिटर की लायबिलिटी है, हर साल करेगा। कॉस्ट अकाउंट्स वो कंपनी हर साल बनाएगी, वो बनाएगी ना। हर साल ऑडिटर आएगा मेन फाइनेंशियल्स के लिए, जब वो आएगा मेन फाइनेंशियल्स के लिए उसको नज़र आएंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स। वो पूछेगा SSCP से कि बताएं हमने करना है या आप लोग कोई नुमाइंदा भेज रहे हैं CMA का। तो अगर तो वो नुमाइंदा भेज दें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें करना पड़ेगा। हर साल हमारे हर साल ऐसे ही होगा, हर साल ऐसे ही होगा, ये ईयरली बेस पे ऐसे होगा। SSCP में डायरेक्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, अगर ये कोई करवाएगा तो कौन करवाएगा, SSCP। उनसे पूछते हैं कि भाई मेन फाइनेंशियल्स का ऑडिट हम लोग कर देंगे, इन्होंने कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स भी बनाए हुए हैं, इतना बता दें कि हमने करना है या बंदा आएगा। अगर तो वो कहते बंदा आएगा तो बंदा बाहर से आएगा और उसके काम को फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो कहें नहीं आप लोगों ने करना है तो फिर हम लोग कर रहे होते हैं। डन। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। राइट्स, ड्यूटीज़ तो खैर अभी हमने कैरी फॉरवर्ड कर ली, और कॉस्ट अकाउंट हमें समझ आ गया। यहाँ से कहानी शुरू होती है लॉजिकल, यहाँ से कहानी शुरू होती है लॉजिकल। क्रैमिंग पोर्शन यहीं तक था। सर ये ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स में लेवल 3 की प्लेटी भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, लेवल 3 की प्लेटी। पेनल्टीज जहाँ जहाँ लिखी हुई आप पढ़ के मुस्कुरा के साइड पे कर दें, MCQs नहीं आते। अच्छा, यहाँ से कहानी शुरू होती है लॉजिकल। कौन सी लॉजिकल कहानी, यहाँ से स्टार्ट होती है। क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। एक काम करें, राइट्स और कॉस्ट अकाउंट्स फ़ौरन से पढ़ लें, फिर हम इसकी तरफ मूव करते हैं। मिस किताब कब तक लेने का इरादा है, पेपर के बाद या पेपर से पहले? शुक्र। चलिए फिलहाल बोर्ड पे, खैर बोर्ड पे मैंने बिठाई दिया, मैं सामने लिख देता हूँ, आप यहाँ से एक दफ़ा रिवाइज कर लो। वो हमने एक लफ्ज़ लिखा था DEF। हाँ, डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफिसर, F इज ऑफिसर। सर ये जो ऑडिटर जो है वो एंटाइटल्ड और हार्ड जो है सारी के जनरल मेटर्स सारी पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं।
यहाँ से हमारी लॉजिकल कहानी शुरू होती है इस पूरे चैप्टर की। इससे पहले जितना कवर किया है वो सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो जी, आजा सामने देखते हैं। हम लोग कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कंपनीज दो तरह की होती हैं, एक पब्लिक कंपनी और एक आपकी प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। और प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जो पब्लिक कंपनी नहीं है। वाह। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? वाह। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो? 50, जो मार्केट में अपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट ना कर सकती हो और अपने शेयर्स ट्रांसफ़र मेंबर्स ना इजीली कर सकते हो, वो ही आपकी प्राइवेट कंपनी। लॉ कहता है, लॉ के मुताबिक हर पब्लिक कंपनी ऑडिट करवाएगी सीए से। कैसे करवाएगी? और जब हम वर्ड सीए का यूज़ करते हैं ना, इट मीन्स वो सीए जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। किससे? ICAP से। उसके पास क्या हो? वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। किससे लिया हो उसने? ICAP से लिया हो। तो हर पब्लिक कंपनी का ऑडिट कौन करेगा? एक सीए जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। किससे लिया हुआ? ICAP से लिया हुआ। ये सीए, इट कैन बी एन इंडिविजुअल एंड इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म। ये एक इंसान भी हो सकता है या एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। ये इंसान भी हो सकता है और ये एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। तो हर पब्लिक कंपनी का ऑडिट कौन करेगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रखता है। किसका? ऑडिट करने का। किससे लिया हो? ICAP से लिया हो। और ये इंसान भी हो सकता है या एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। याद रखिएगा, कंपनियां ऑडिट नहीं करती। ऑडिट या इंडिविजुअल करता है या पार्टनरशिप फर्म करती है, कंपनियां ऑडिट परफॉर्म नहीं करती। अच्छा, फिर एक चीज यहीं पर समझ लें। हमने कहा ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। कब हम कहेंगे कि ये सीए फर्म है और कब कहेंगे कि ये सीए फर्म नहीं है? इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स ऑफ फर्म। अगर एक फर्म में वर्ड यूज होता है मेजॉरिटी, अगर एक फर्म में मेजॉरिटी पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेजॉरिटी कहते हैं मोर देन 50%, मोर देन 50%, उससे ऊपर। अगर एक फर्म में मेजॉरिटी पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कौन से? ये वाले, तो वो फर्म कहलाएगी सीए फर्म। और अगर 50% है या उससे नीचे है तो कौन कहलाएगी? वो सीए फर्म नहीं, वो सीए फर्म नहीं है। एक फर्म है, इसमें लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 4 पार्टनर्स वो हैं जो कि ICAP के सीए हैं, 2 पार्टनर्स ACC हैं और एक पार्टनर है उसके पास कोई और फॉरेन क्वालिफिकेशन की डिग्री है। कुल मिला के कितने पार्टनर्स हो गए? 7, यानी कि 4 हमारे पास ICAP के हो गए। तो 4 डिवाइडेड बाय 7, क्या ये 50% को क्रॉस कर रहा है? कितना आंसर आ रहा है? निकाल के बताएं। 4 डिवाइडेड बाय 7 आंसर क्या आएगा? 4 डिवाइडेड 50। इट मीन्स कि ये फर्म सीए फर्म कहलाने के काबिल है, ये फर्म सीए फर्म कहलाने के काबिल है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं जो कि फॉरेन क्वालिफाइड हैं,
तो अब देखते हैं, 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो अब ज़रा 4 डिवाइडेड बाय 9 करके बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। 40। ये फर्म अब सीए फर्म नहीं है। तो एक फर्म सीए फर्म उस वक्त कहलाएगी जब उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स क्या हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर मेजॉरिटी पार्टनर सीए के नहीं है तो वो फर्म एक सीए फर्म नहीं कहलाती है। इसका मतलब है कि ये जो फर्म, फिर ये अगर एक सीए फर्म नहीं है तो ये किसी पब्लिक कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। फर्म से मुराद क्या है, एक सीए फर्म। फर्म से मुराद क्या है, एक सीए फर्म। यहाँ तक क्लियर है। हर पब्लिक कंपनी का ऑडिट कौन करेगा, सीए। दैट कैन बी एन इंडिविजुअल, दैट कैन बी अ सीए फर्म। और कब कहेंगे कि एक फर्म सीए फर्म है, जब उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स। आपको पता है मार्केट में ना एक क्लैश है, सीए का मुकाबला किया जाता है सीएमए से। अभी सीएमए जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, सीएमए कहते हैं कि हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता आईकैप। आईकैप के भी 2 रूल्स हैं, एक तो वो बॉडी है और एक इंस्टीट्यूशन है। बतौर इंस्टीट्यूशन उसने सारे राइट्स उठा के किसको दे दिए हैं, अपने लोगों को दे दिए हैं, सीए को दे दिए हैं। और सीएमए को ये लोग कुछ भी नहीं पूछते, इसीलिए सीएमए है भी आसान, मगर मार्केट में उसकी इतनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं है। आपके सामने है, हर पब्लिक कंपनी का ऑडिट कौन करेगा, एक सीए करेगा। सीएमए को दूर कर दिया, सीएमए कर ही नहीं सकता, सीएमए उस लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो सारी पब्लिक कंपनीज किसको दे दी, सीए को दे दी। पीछे कौन सी रह गई, प्राइवेट कंपनियां। प्राइवेट कंपनियों को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। वो प्राइवेट कंपनियां जो कि किसी किसी पब्लिक की क्या है, सब्सिडरी, और वो प्राइवेट कंपनियां जो कि किसी पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है। यहाँ पे भी बाज नहीं आए, उन्होंने कहा कि हर वो प्राइवेट कंपनी जो कि किसी सब्सिडरी है, किसी पब्लिक की सब्सिडरी है, इसका भी ऑडिट कौन करेगा, सीए करेगा। और जब मैं वर्ड सीए यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म। तो इसका भी ऑडिट किसको दे दिया, सीए को दे दिया। पीछे बच गई वो प्राइवेट कंपनियां जो कि पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है, उसको मज़ीद तोड़ दिया। शेयर कैपिटल 3 मिलियन है या उससे ऊपर का है, शेयर कैपिटल 3 मिलियन से कम का है। यहाँ पे भी खाने को दे दिया किसको, सीए को। हर वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है, या 3 मिलियन है या उससे ऊपर है, उसका ऑडिट कौन करेगा, सीए। सीएमए को यहाँ भी मौका नहीं मिला। क्या बच गया है, वो प्राइवेट कंपनी जो कि किसी पब्लिक की सब्सिडरी भी नहीं है और उसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन से कम है। यहाँ पे एहसान जता के उन्होंने कहा सीएमए से करवा सकते हो, चाहो तो सीए से भी करा सकते हो। तो सीए को हर जगह पे डाल दिया, एंड के ऊपर बस सीएमए को एक ऑप्शन के तौर पे रख दिया कि ये सीएमए तुम्हारे फाइनेंशियल्स का ऑडिट कर सकता है। मैं कॉस्ट अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। जो कॉस्टिंग है वो तो आप जहाँ मर्जी उसको यूज़ कर लो, सिर्फ कॉस्ट अकाउंट के हद तक वो अलाउ है। बट मेन फाइनेंशियल्स का ऑडिट सिर्फ उस कंपनी में जा सकते हैं जो कि किसी पब्लिक की सब्सिडरी भी नहीं है और उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम का है। वहाँ पे आप सीएमए को शामिल कर सकते हो, वहाँ पे आप सीएमए को लेकर आ सकते हो। किताब से पढ़ लेते हैं, किताब हमें क्या बताना चाहती है। ऑडिटर शैल बी अ सीए हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम आईकैप या एक सीए फर्म। पब्लिक कंपनी का ये लोग करेंगे, वो प्राइवेट जो कि किसी पब्लिक की सब्सिडरी है ये लोग करेंगे, वो प्राइवेट जिसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन है या उससे ऊपर है कौन करेगा, सीए भाई करेंगे। कौन करेगा, सीए भाई करेंगे। इससे हट के जो कोई कंपनी बचती है वो कौन सी बचती है, ये वाली,
उसका ऑडिट कौन करेगा? या सीए या सीएमए। जिस तरह सीए के लिए हमने कहा कि उसके पास आईकैप से एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, इसी तरह सीएमए के पास भी आईसीएमएपी से लिया हुआ एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर कब एक फर्म सीए फर्म कहलाएगी? जहां पे उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स क्या हो? सीए। और वो क्या रूल है? 50% या उससे ऊपर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसी फर्म पे जरा वापस चलते हैं। हमने कहा था कि एक ऐसी फर्म है जिसमें 4 लोग आईकैप के हैं पार्टनर्स, 2 एसीसीए के हैं और 2 वैसे हैं, या एक ऐसा है जो कि फॉरेन क्वालिफाइड है। अच्छा, ये फर्म ऑडिट करने के लिए गई एक कंपनी का। अच्छा, पहली बात ये बताइए, क्या ये सीए फर्म है? ये सीए फर्म है। इसका मतलब है कि ये 7 के 7 पार्टनर्स ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक का, किसी भी प्राइवेट का कर सकते हैं। ये 2 जो एसीसीए वाले हैं ना, इसमें से एक पार्टनर का नाम है मिस्टर एम, और ये मिस्टर एम ऑडिट करके आया है OW लिमिटेड का। अनफॉर्चुनेटली ये बंदा इसकी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? ना ये 2 कर सकते हैं, ना ये कर सकता है, सिर्फ ये कर सकता है। ऑडिट आप करा बेशक किसी से भी लें, मगर साइनिंग अथॉरिटी किसके पास होगी? इनके पास होगी। ओनली पार्टनर्स मीटिंग द अबव क्राइटेरिया और ऑथोराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी किसके पास है? उन आईकैप के नुमाइंदों के पास है। उनके अलावा ना एसीसीए वाला साइन कर सकता है, ना कोई और फॉरेन क्वालिफाइड साइन कर सकता है, ना एमबीए वाला कर सकता है, ना आईसीएमपी वाला कर सकता है। कौन कर सकता है? आईकैप। कब? जब एक सीए फर्म हो। तो सीए फर्म के अंदर पार्टनर्स अगर किसी और बॉडी के भी आ रहे हैं, वो ऑडिट कर सकते हैं, मगर उनके पास रिपोर्ट पर साइन करने का इख्तियार नहीं है। साइन करने के लिए उनको इन 4 में से किसी एक को पकड़ना पड़ेगा कि भाई हम ऑडिट कर रहे हैं, ये ऑडिट हम लोगों ने कर ली है, इसको रिव्यू करके इस पर साइन कर दो। तो साइनिंग अथॉरिटी किसके पास आ गई है? उन 4 लोगों के पास। ये सीए फर्म किसी भी इनमें से किसी भी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म कर सकती है, मगर साइन के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? उन 4 पार्टनर्स में से किसी एक के पास। यहाँ तक बात समझ आ गई? पक्की बात। यहाँ से लॉजिकल कहानी शुरू होती है। उसके बाद हम लोग एंटर हो जाएंगे डिस्क्वालिफिकेशंस में, और ये 11 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने कुछ सवालात करके आने हैं, नोट कर लें। पास्ट पेपर्स एक्सेप्ट क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन सिनेरियोस, ये 7 सवाल हैं, ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करके आने हैं। ऑटम 14, स्प्रिंग 15, ऑटम 18, स्प्रिंग 19, ऑटम 20, स्प्रिंग 21, ऑटम 21। क्या? हाँ, क्या मतलब? हाँ, इससे हटके हैं, इससे पहले इकट्ठे थे। तो खैर हमने क्लास में तो डिस्कस करने बट ये आपका क्या है, छोटा सा एक होगा। और ये सवाल कौन से होंगे? एक ये सवाल होगा, ये सवाल होगा, और पीछे से इसका होगा और इसका होगा। डन। हम लोगों ने कल क्या स्टार्ट करना है? डिस्क्वालिफिकेशंस। कल की कहानी है, यहाँ से शुरू होगी। हाँ, क्वेश्चन देख लो, तस्वीर खींच लो। ये तो दौर आ गया आजकल का, लिखना नहीं है, बस फोटो खींच लेनी है। क्या हुआ? चलो लिख लो, ओ खींच लो। ये 7 सवाल हैं, हो जाएंगे 7 सवाल। कुछ ज़्यादा काम तो नहीं दे दिया। 7 सवाल मतलब लिखते हुए भी शायद आप लोग परेशान हो जाएंगे। रहने तो पड़ेगा कि 7 सवाल थे,
हो जाएगा, कर लेंगे तो परेशान क्यों हो गए हो, लाग रहे हो, पक्की बात है। यहीं तक रखते हैं, कल कहानी को शुरू करेंगे फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशंस। डन। ये तैयार करके आना है और ये रिवाइज करके आना। पिछला ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा जब आप लोग ये सवाल कर रहे होंगे। तो उसके अलावा जो रह जाएगा वो ये वाली स्लाइड होगी क्वालिफिकेशन की, ये आपने एक दफ़ा देख कर आनी है। डन। किताब ले लें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। किताब महंगा ले लें बाहर मार्केट से। हाँ सर इसमें से भी क्वेश्चन है सर? हाँ हाँ, ये दोनों की ये भी हैं। ये तो कल हो गया था ना, आप कल गायब थे। इसका आप वो लेक्चर मिल जाएगा आपको, 26 मिनट का है, फिर दे दिया। ठीक है, चलें जी, अल्लाह दे वाले।